हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका विषय होगा इतिहास विषय की पाठ्य योजना। तो अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं जाता आप लोगों का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। और अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का अगर आप लोगों को पाठ्य योजना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं पाठ के नाम के साथ। और मैं 1 से 2 दिन के अंदर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आपकी पाठ्य योजना बना के अपलोड कर दूंगा। सिर्फ उसके लिए आप लोगों को नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की जब वीडियो अपलोड करूँ उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। जिस पेज पे आपको पाठ्य योजना शुरू करना है लिखना, उस पेज पे बीचों बीच आपको इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा गया, वो वैसे ही आपका जो भी पाठ्य योजना संख्या होगा 1 2 3 4 उसको वहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखिएगा, किस डेट में आपने वो पाठ्य योजना पढ़ाई थी क्लास में। यहाँ पे कक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे कक्षा हमारी आज की है वो 7वीं है, 7 लिख लीजिएगा। विषय है इतिहास का। चक्र यहाँ पे लिखना होता है। चक्र काफ़ी कॉलेज में चक्र बोलते हैं, काफ़ी कॉलेज में इसको कालांश बोलते हैं, यानी कि किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। ठीक। और हमारा जो अवधि होगा यहाँ पे आपके कॉलेज के ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि वो 35 मिनट की आपको क्लास देते हैं या फिर 40 मिनट की क्लास देते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो आज का प्रकरण है वो है गुलाम वंश। ये हो गया। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है और विद्यालय का नाम लिखना है, छात्राध्यापक का नाम और विद्यालय का नाम। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सामान्य उद्देश्य। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। और क्या लिखना होता है इसके अंदर, आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय है इतिहास या फिर सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं। इतिहास आपका सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट है। तो इतिहास या फिर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास होगा, उनके अंदर क्या नॉलेज डेवलप होगी, इसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों को अतीत की घटनाओं का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में कालक्रम के ज्ञान को विकसित करना। तीसरा पॉइंट है वर्तमान को समझने के सुयोग्य बनाना। चौथा पॉइंट है छात्रों में देश प्रेम की भावना विकसित करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास करना है उसके बारे में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र गुलाम वंश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र गुलाम वंश के शासकों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक प्रश्न, छात्र गुलाम वंश की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र गुलाम वंश के पूर्व शासकों से तुलना करने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य है छात्र गुलाम वंश के शासकों के संदर्भ में तर्क एवं वाद विवाद कर ज्ञान को जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, ज्ञान का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अब उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट यहाँ पे छात्र गुलाम वंश की प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या कर सकेंगे। अगली हेडिंग यहाँ पे है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको कक्षा में आप ये चैप्टर पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ आप प्रयोग में लाएंगे, जिस वस्तु की आप हेल्प लेंगे, वो सारी सहायक सामग्री के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, इत्यादि हो गया। अब यहाँ पे देखिए पूर्व ज्ञान के हेडिंग के अंतर्गत यहाँ पे अगली हेडिंग आपकी है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मिस कर गया है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आपको लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। छात्रों को गुलाम वंश के बारे में सामान्य जानकारी है, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि छात्रों को दिल्ली सल्तनत के बारे में सामान्य जानकारी है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही गुलाम वंश भी आता है। इतना चीज़ लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग आती है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान की जान होती है, यानी कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग होता है प्रस्तावना प्रश्न। क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय काफ़ी बच्चों को परेशानी आती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी 2-3 बारीकियाँ ध्यान रखनी होती हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो इसको आपके कॉलेज में अगर कहते हैं 2 कॉलम बनाने के लिए तो इस तरीके से बना लीजिए, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। अगर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा यहाँ पे, बस। ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनाएंगे। इसी तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न छात्राध्यापक पूछेगा भारत की राजधानी का क्या नाम है, तो बच्चे बोलेंगे भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली है। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा दिल्ली पर खिलजी वंश के से पहले
किन शासकों ने शासन किया? तो बच्चे बोलेंगे दिल्ली पर खिलजी वंश से पहले तुर्क शासकों ने शासन किया। फिर तीसरा प्रश्न बनेगा तुर्क शासक किस वंश के थे? तो बच्चे बोलेंगे तुर्क शासक गुलाम वंश के थे। यहाँ पे आप इसको तुर्क कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। चौथा क्वेश्चन है गुलाम वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि गुलाम वंश के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे आप, छात्रों आज हम गुलाम वंश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बता दिया बच्चों को कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब उस चीज़ को आप पढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिख दीजिए, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिख दीजिएगा हेडिंग, ठीक, प्रस्तुतिकरण, ठीक। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखने के बाद इस तरीके से कॉलम वाइज बना लीजिएगा। शिक्षण बिंदु 5 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु में पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न पूछेंगे कुछ उस टॉपिक से जोड़ने के लिए, एक प्रश्न पूछ लीजिए, एक दो। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? तो बच्चों को अगर पता होगी कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई तो बता देंगे मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। नहीं बता पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और विधि है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे थे आप। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे यहाँ पे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे मोहम्मद गोरी पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, मैंने कुतुबुद्दीन बोल दिया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद यहाँ पे गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला तुर्क शासक बना था। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श भी कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। भारत में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने ही की, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था, क्योंकि उसमें बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। और श्यामपट्ट कार्य पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है। श्यामपट्ट कार्य पे आप अपने अनुसार इस पूरे पैरा में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर प्रश्न पूछिए यहाँ पे स्पष्ट, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे बोध प्रश्न जिसको कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली पर किसने शासन किया? स्पष्ट उत्तर यहाँ पे मिलेगा, वो बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने अभी पढ़ाया नहीं है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि थी, विधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। फिर आप आगे स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा है शिक्षण बिंदु पॉइंट है इल्तुतमिश के बारे में, क्योंकि इल्तुतमिश ही कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वहाँ दिल्ली का सुल्तान बना था। स्पष्टीकरण देखिए, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली में के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 26 वर्ष तक शासन किया। उसने इक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय या स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। सुल्तान ने अपनी सल्तनत को कुछ प्रांतों में बांटा, प्रांतों को इक्ता कहते थे। छात्र वाले कॉलम लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्या विधि थी तो विधि वाले कॉलम में व्याख्या लिख दीजिए। और फिर से जो भी आपने पढ़ाया है, अभी स्पष्टीकरण दिया, उसमें से वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। अब तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। तीसरा शिक्षण बिंदु है, रजिया सुल्तान 1236 में ईस्वी में गद्दी पर बैठी। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का भी नेतृत्व करने लगी। तुर्क सरदार किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने एक षड्यंत्र द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। रजिया सुल्तान ने लगभग 4 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आता है बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? दूसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, पूरा कराया? यहाँ पे पूरा कराया पूछा गया प्रश्न, तो इल्तुतमिश होगा इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने एकता व्यवस्था शुरू की थी? और चौथा क्वेश्चन, रजिया सुल्ताना गद्दी पर कब बैठी थी? श्यामपट्ट पे देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऐसे ब्लैक पेपर ले लीजिएगा, मार्केट में मिलता है, उसको कट करके चिपका दीजिए। उस पर व्हाइट मार्कर की पेन आती है, उससे लिख दीजिएगा अपना दिनांक, कक्षा जो आपने स्टार्टिंग में आपने दिखाया था, विषय इतिहास, प्रकरण गुलाम वंश, चक्र, अवधि, 30 मिनट। अब यहाँ पे श्यामपट्ट पे देखिए, मेन पॉइंट जो मैंने बोला था वही लिखा गया है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा पॉइंट, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तीसरा प्रश्न, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की नींव रखी थी।
चौथा है यहाँ पे रजिया सुल्ताना 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। तो ये हो गया पूरा का पूरा बोध प्रश्न और श्यामपट्ट कार्य। अब लास्ट में आता है निरीक्षण कार्य और लास्ट में चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक, निरीक्षण कार्य देखिए यहाँ पे है, छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का आदेश दिया जाएगा तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी बैठा था, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है कुतुबुद्दीन के बाद रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठी थी, तो नहीं, इल्तुतमिश बैठा था, तो गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है इल्तुतमिश रजिया का पिता था, बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, नहीं, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और लास्ट में आता है गृह कार्य देखिए दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिख कर लाना है आपको। तो ये हो गया आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे यहाँ पे मेहनत की जा रही है, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो लेसन प्लान बनाने में। जो मुझे दिक्कत आई थी लेसन प्लान बनाने में, मुझे कहीं पे भी लेसन प्लान नहीं मिलता था, जिसके लिए मैंने वहाँ पे ही सोच लिया था कि जब भी मैं लेसन प्लान बनाने में निपुण हो जाऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।